हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि ये ट्यूटोरिया 7500 प्लस एमसीक्यू के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे सेट नंबर 26। आज देखते हैं सेट नंबर 27। सेट नंबर 27 से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य एवं प्रश्न बनते हैं हम उन्हें सभी कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिख सके। देखिएगा, जिसमें से पहला प्रश्न क्या है तो देखिएगा, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो याद रखिएगा, मिजोरम। किसकी? तो मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखते हैं 2011 जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पूछेंगे 2011 जनगणना के अनुसार पूरे भारत में कितना जनसंख्या था? तो 121 करोड़ था। 121 करोड़ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेंगे भारत जो है विश्व की जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? भारत जो है विश्व की जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है। 17.5% है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष जनसंख्या कितना है? पुरुष जनसंख्या कितना है 2011 जनगणना के अनुसार? तो आप बताइएगा 62.31 करोड़ है। 62.31 करोड़ है। जबकि 2011 जनगणना के अनुसार पूरे भारत में महिलाओं की जनसंख्या जो है 58.74 करोड़ है। 58.74 करोड़ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा और कुछ बताते हैं। इसके अलावा जो है 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना था? भारत की साक्षरता जो दर था 73% था। कितना? तो 73% था। इसके अलावा आप ध्यान से याद रखिएगा 2011 जनगणना के अनुसार जो है पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 80.09% है। 80.09% है। महिला साक्षरता दर कितना है? तो 64 दशमलव कितना बोले हैं? 64.6% है। इसके अलावा पूछेंगे भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 जनगणना के अनुसार? तो 382 है। 382 है। इसके अलावा पूछेंगे भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है सबसे पहला आता है यूपी। कौन आता है? तो यूपी। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, MH। कौन आता है? तो महाराष्ट्र। उसके बाद आते हैं अपना बिहार। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है पूरे भारत में कौन से स्थान रखते हैं? तो तीसरा स्थान रखते हैं। तीसरा स्थान रखते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य 2011 जनगणना के अनुसार कौन है? तो सिक्किम ही। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो बिहार में है। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आप जानते ही होंगे 1106 है। 1106 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जो है देखिएगा सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? तो हरियाणा में। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? तो हरियाणा में है। इसके अलावा पूछेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? सर्वाधिक लिंगानुपात
कहाँ है तो माहे तो पुडुचेरी, माहे पुडुचेरी। इसके अलावा पूछेंगे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है तो लक्षद्वीप। ऐसे पढ़े लिखे तो लक्षद्वीप है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है अपना बिहार है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा, बिहार में साक्षरता दर कितना है तो 61.8% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है अखने वर्तमान में जो हो गया, वर्तमान में मिजोरम हो गया। 98.76% है, 98.76% है। इसके पहले मिजोरम के पहले केरल था। कौन था? केरल था। पे से ध्यान से याद रखिएगा। न्यूनतम क्या बोले हैं? न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। इसके अलावा देखिएगा, याद रखिएगा, लेकिन पूछेंगे 2011 जनगणना, लेकिन पूछेंगे सबसे पहले जनगणना की शुरुआत कब हुआ तो जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में था, लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। लेकिन पूछेंगे नियमित जनगणना कब हुआ है तो 1881 में हुआ। किसके काल में तो लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में। पे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ तो 1951 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। तो याद रखिएगा, जनगणना के जो महाविभाजक वर्ष माना जाता है 1921 है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष माना जाता है तो 1951। इसके अलावा बोलेंगे जनगणना की अवधि कितनी होता है। जनगणना जो होते हैं 10 वर्ष के अंतराल पड़ते हैं, 10 वर्ष। जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। जनगणना का अध्ययन क्या होता है तो डेमोग्राफी, जनगणना का अध्ययन क्या होता है तो डेमोग्राफी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जनगणना का कर्म जो देश की 15वीं है, देश की 15वीं एवं भारत की 7वीं है, भारत की 7वीं है। जनगणना का आदर्श वाक्य जो है हमारी, जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है तो हमारी, क्या तो हमारी। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। जनगणना का शुभंकर कौन है तो प्रांगणक शिक्षिका है, प्रांगणक शिक्षिका है। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन था? डब्ल्यू प्लाडेन है, डब्ल्यू प्लाडेन है। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त पूछेंगे तो आर ए गोपाल स्वामी था, आर ए गोपाल स्वामी था। पहली जाति आधारित जनगणना कब हुआ? 1931 में। फिर अखने हुआ 2025, अर्थात वर्तमान में 2025 में हुआ है। इसके विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भारत में पुरुषों की जनसंख्या जो है परसेंटेज में अगर बोला जाए तो 62 इसके पहले हम बता दिए। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो भी हम बोल रहे हैं बस आप उसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा और साथ साथ अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा, ताकि अगर ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। क्या है तो दूसरा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूछा है कि कौन सा कथन सत्य हमें चुनना होगा। तो देखिएगा, बेगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडे जलधारा है, ये गलत है। समताप मंडल में संवहनीय धारा पाई जाती हैं, ये भी गलत है। सिमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवा है, ये भी गलत है। फ्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, ये सही ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक तटों के किस नाम से जाना जाता है? तटों को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो होगा कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब तट के बारे में आए हैं तो तट के बारे में हम कुछ जानकारी देते हैं, बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, हम इस तरह भारत के प्रायद्वीपीय भाग पार दिए हैं, बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इस तरफ जो है ये हो जाता है पश्चिमी क्षेत्र, को क्या हो जाता है पश्चिमी क्षेत्र, और ये हो जाता है पूर्वी क्षेत्र। आप ये सभी जानते होंगे। लेकिन देखिएगा, भारत के पश्चिमी तट के सुदूर उत्तर में है,
सुदूर उत्तर में, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन हम यहाँ पर ये पूछेंगे, जरा ध्यान से याद रखिएगा, काठियावाड़ तट जो है, काठियावाड़ तट जो है किस क्षेत्र में है? तो पूर्व पश्चिम क्षेत्र में। काठियावाड़ तट जो है पश्चिमी है। कोंकण तट भी जो है पश्चिमी है। कोंकण तट कहाँ? तो पश्चिमी। इसके अलावा है कनारा तट। कनारा तट भी कहाँ है? तो पश्चिमी क्षेत्र में है। मालाबार तट भी कहाँ है? तो पश्चिमी क्षेत्र में है। कोंकण तट कहाँ है? तो पूर्वी क्षेत्र में है। उत्तरी सरकार पूर्वी क्षेत्र में है। और कोरोमंडल कहाँ है? तो पूर्वी है। तो ये कोरोमंडल जो है पूर्वी क्षेत्र में, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। कोंकण भी पूर्वीय क्षेत्र में है, लेकिन मालाबार जो ये दिया है ऑप्शन में, ये होगा पश्चिमी क्षेत्र में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन हम तट के बारे में बताते हैं, एक मिनट देखिएगा। ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग देखिएगा, ये जो देखिएगा काठियावाड़ जो है, काठियावाड़ गुजरात से लेकर, क्या बोले हैं? गुजरात से लेकर, इस तरह जो होता है गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक, कच्छ के दमन, अर्थात काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। और दमन से गोवा, दमन से गोवा, दमन से क्या बोले हैं? गोवा। दमन से गोवा जो है तो कोंकण, क्या तो कोंकण तट के नाम से जाना है, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ये जो है गोवा से मंगलौर तक, गोवा से मंगलौर तक कनारा तट, गोवा से मंगलौर तक जो है कनारा तट के नाम से जाना जाता है। और कनारा तट मंगलौर से कन्याकुमारी तक, मंगलौर से कन्याकुमारी तक जो है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे महानदी डेल्टा और गंगा के मैदान जो हैं, महानदी डेल्टा और गंगा के मैदान जो हैं, ये पूर्वी क्षेत्र में, ये पूर्वी क्षेत्र में जो कोंकण तट से, जो क्या तो कोंकण तट है। और उत्तरी सरकार जो पुलिकट झील और महानदी डेल्टा के बीच, कन्याकुमारी से पुलिकट झील में कोरोमंडल है, कोरोमंडल है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि यही सभी प्रश्न जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बता देते हैं राज्य से संबंधित, देखिएगा। पहले हम पढ़ेंगे काठियावाड़ तट, काठियावाड़ से संबंधित देखिएगा जो भी महत्वपूर्ण होगा। दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। काठियावाड़ जो है दक्षिण पश्चिम भाग में है, दक्षिण पश्चिम भाग में। आप इसे ध्यान से तब पूछेंगे काठियावाड़ तट दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। यह अरब सागर से सटा हुआ है, यह अरब सागर से सटा हुआ एक प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग है। काठियावाड़ तट कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी से घिरा है। काठियावाड़ तट जो है कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी से घिरा है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। कच्छ की खाड़ी, क्या बोले हैं? कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी से घिरा है। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी से घिरा है। इसके अलावा ये पूछते हैं कोंकण तट, क्या बोले हैं? कोंकण तट। तो देखिएगा कोंकण तट जो है भारत के पश्चिम तट का एक हिस्सा है। कोंकण तट जो है भारत के पश्चिम तट का हिस्सा है, जो अरब सागर पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। यह है मुंबई के उत्तर से दमन गंगा नदी से लेकर महाराष्ट्र गोवा राज्यों तक है। दमन में, दक्षिण में दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश के बीच तैरते हुए क्या है तैरखोल नदी तक फैला हुआ। कोंकण तट की लंबाई जो है 720 किलोमीटर है। कोंकण तट की लंबाई कुल कितनी है? तो 720 मीटर है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक होता है कनारा तट, कौन होता है? तो कनारा तट। तो कनारा तट जो है देखिएगा, कनारा तट जो है यह पश्चिमी तट पर है, यह पश्चिमी तट पर कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। यह मालाबार तक उत्तरी भाग जो है कनारा अरब सागर के किनारे बसा है। कनारा जो अरब सागर के किनारे बसा, जो पूर्वी में पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। कनारा के लोग कन्नड़ बोलते हैं, कनाडा के लोग कन्नड़ बोलते हैं और उन्हें क्या तो कनरेसी कहा जाता है। कनारा के मुख्य जनसंख्या केंद्रों के एक मंगलूर है। अब एक आता है मालाबार तट, कौन है? मालाबार तट। देखिएगा मालाबार तट के बारे में देखिएगा। भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में कौन है? तो मालाबार तट है। तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच है, जो कर्नाटक केरल के तटीय मैदान पर फैला है। मालाबार तट जो है गोवा के दक्षिण से लेकर केप कोमोरिन तक है, केप कोमोरिन तक है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है।
निम्न में से किस कंपनियों को महारत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त नहीं है? किस कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर चौथा जो होगा तो इसका कोल इंडिया लिमिटेड ये सही है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ये भी सही है। गेल इंडियन लिमिटेड ये भी सही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 का क्या होगा तो बी। तो देखिएगा कि महारत्न कंपनियां कौन कौन हैं और कौन कौन नहीं है। तो देखिएगा भारत के महारत्न कंपनियां के बारे में हम बताते हैं, बस आप इसे ध्यान से सुनिएगा। हम जो भी बोलते जा रहे हैं बस आप उसे अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इसकी जो स्थापना हुआ है 1956 में। लेकिन पूछेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है तो देहरादून है। कहाँ तो देहरादून है। तेल प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना 1956 में, मुख्यालय देहरादून है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात देखिएगा IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना जो हुआ है 1959 में हुआ, 1959 में हुआ। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। कहाँ है तो नई दिल्ली है। एक है BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकली, भारत हैवी इलेक्ट्रिकली, इसकी स्थापना 1964 में हुआ। इसकी स्थापना 1964 में। इसकी भी मुख्यालय कहाँ तो नई दिल्ली है। एक है SAIL भारतीय इस्पात प्राधिकरण ली, इसकी स्थापना 1973 में हुआ। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली है। कहाँ तो नई दिल्ली है। एक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1974 में, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। कहाँ तो मुंबई में की गई थी। कहाँ तो मुंबई में की गई थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जो है कोल, क्या बोले हैं, कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ तो कोलकाता है, कोलकाता है। भारतीय ताप विद्युत निगम NTPC भारतीय ताप विद्युत निगम NTPC की स्थापना 1975 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ तो नई दिल्ली है। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ली, इसकी स्थापना 1977 में। इसका मुख्यालय कहाँ तो मुंबई। कहाँ तो मुंबई। जो भी हम बता रहे हैं और जो भी आप सुन रहे हैं ये सभी जो हैं महारत्न कंपनियां से ही संबंधित हैं। एक है देखिएगा और है गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1984 में। इसका मुख्यालय भी कहाँ है तो नई दिल्ली है। कहाँ है तो नई दिल्ली है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5वां, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या के बराबर होने पर होगा। यह किस अनुच्छेद में तो अनुच्छेद 100 के क्लॉज ए में है। अनुच्छेद 100 के ए में है। आप इसे ध्यान से याद रखिए। क्या तो संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या के बराबर होने पर क्या अनुच्छेद 101 के क में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या तो छठा, क्वेश्चन नंबर छठा जो है भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो देखिएगा संवैधानिक प्रावधानों पर, ये भी सही है। पारंपरिक तथा व्यवहारों पर, ये भी सही है। न्यायिक संख्याओं पर, ये भी सही है। बातचीत के लिए यंत्र विन्यास, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7वां क्या है।
निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? किसका संबंध जो है चुनाव आयोग से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो होगा तो देखिएगा, चुनाव की अधिसूचना जारी करना है, चुनाव के आयोग से संबंधित नहीं है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, ये है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये भी है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए भी हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8वां क्या है? किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तंग क्या है? भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, किसने कहा है? तो याद रखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 क्या है? तो मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों को होता है? तो मेयर का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का था। कितने? तो 5 वर्षों का होता है। देखिएगा उपराष्ट्रपति, क्या बोले हैं? उपराष्ट्रपति से संबंधित। देखिएगा उपराष्ट्रपति की निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उपराष्ट्रपति के बारे में बोले हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिएगा, उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये सही है। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, ये गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये सही है। उपराष्ट्रपति हेतु, ये भी सही, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा उपराष्ट्रपति से संबंधित, देखिएगा उपराष्ट्रपति से संबंधित हम सभी अनुच्छेद बता रहे हैं, लेकिन आप उसे ध्यान से याद रखिएगा। पूछेंगे उपराष्ट्रपति का पद जो है किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा 63 में उपराष्ट्रपति का पद। लेकिन पूछेंगे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, तो अनुच्छेद 64 में है। उपराष्ट्रपति जो कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो कार्य तो किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 65। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67 में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67 में है। उपराष्ट्रपति का समय अवधि अनुच्छेद 68 में है, अनुच्छेद 68 में है। उपराष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 69 में। उपराष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में? तो 69 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, पुनः निर्वाचन अनुच्छेद 70 में, अनुच्छेद 70 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? तो 11। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ? खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? तो याद रखिएगा वर्ष 1954 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो देखिएगा 12 का जो होगा प्राथमिक क्षेत्र। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत? प्राथमिक क्षेत्र। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं। देखिएगा, ये है प्राथमिक क्षेत्र, ये है द्वितीयक क्षेत्र, ये है तृतीयक क्षेत्र। जो भी हम लिखाते हैं आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, ताकि रिवीजन करते समय आपको इस पर एक नज़र पड़ सके। देखिएगा बोलेंगे कृषि, क्या बोले हैं? कृषि जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत। पशुपालन जो है प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खनन भी प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मछली पालन भी प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वानिकी प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि कारखाने द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बिजली उत्पादन करना द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जल आपूर्ति द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
शिक्षा, शिक्षा जो है तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परिवहन तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बीमा एवं वाणिज्य तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। होटल एवं पर्यटन, होटल एवं पर्यटन तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा और कुछ हो, 1 मिनट देखिएगा। इसके अलावा जो है देखिएगा और कुछ भी हैं। देखिएगा भारत प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी में हम बता देते हैं। देखिएगा प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अंतर्गत कृषि जो है पशुपालन, मछली पालन, पालन, जंगलों से वस्तु को प्राप्त करते हैं। ये जो है प्रथम के अंतर्गत आते हैं। जबकि दूसरा के अंतर्गत देखिएगा द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक औद्योगिक जबकि प्रथम को कृषि। आप इसे ध्यान से देखिएगा। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज, गैस, बिजली, खनन, फैक्ट्री में वस्तु जो उत्पादन किए जाते हैं। और तृतीय क्षेत्र को जो है तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार भी आते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से प्रश्न बने। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो याद रखिएगा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। देखिएगा भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 14 जो होगा अंतिम वस्तु की बिक्री। अंतिम वस्तु की बिक्री ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या है? तो निम्नलिखित में कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो होगा क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा प्रति व्यक्ति निम्न आय, ये भी सही है। प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा डाकघर बचत संगठन की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया जाता है? आपूर्ति में शामिल किया जाता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 जो होगा डी M4 होगा। M4। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? तो गुप्तचर से था। किससे? तो गुप्तचर से था। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कन्नड़ साहित्य की त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? कन्नड़ साहित्य की त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो कंबन शामिल नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। राजा जय सिंह थे। राजा जय सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा बौद्ध धर्म की वार्जियान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ? बौद्ध धर्म की वार्जियान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ है? तो याद रखिएगा 5वीं से 6ठी शताब्दी। 5वीं से 6ठी शताब्दी। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या? तो किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? संगीतों पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अधिनियम के दौरान बिहार के किस शासक ने
भाग लिया था, बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो याद रखिएगा सर्कसी ऑप्शन नंबर ए होगा। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर भौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया? तो सर्क सिंह ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या तुम, मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किस लेख में किया गया था? किस लेख में किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मराठों के लिए, मराठों के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, गुटेनबर्ग क्या तो अंशतत्व किसके बीच पाई जाती हैं? गुटेनबर्ग अंशतत्व किसके बीच पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो होगा निचले मेंटल और बाह्य कोर, निचले मेंटल और बाह्य कोर, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनाया गया? किसके द्वारा बनाया गया? तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर। हीरा महल को किसने बनाया? तो लाल किला में स्थित, माने लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बहादुर शाह जफर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा मुगल वंश से संबंधित कि किसने क्या बनाया, बस उसी के बारे में हम देखेंगे। देखिएगा पूछेंगे, बस आप उसे ध्यान से सुनते रहिएगा और साथ साथ अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा। देखिएगा थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, बस 1 मिनट। देखिए पूछेंगे, एक तरफ इमारतें हैं, दूसरे तरफ स्थान है और तीसरे तरफ जो है शासक हैं। तो यहाँ पूछेंगे शेर शाह का मकबरा पहले कहाँ है? शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा जो है आप जानते हैं कि सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार में किस शासक से संबंधित? तो शेरशाह से संबंधित है, शेरशाह सूरी से हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में। किसने बनवाया? तो हाजी बेगम, हाजी बेगम ने। पूछेंगे आगरा का किला कहाँ है? आगरा का किला कहाँ है? तो आगरा में ही, आगरा के किला आगरा में ही। किसने बनवाया? तो अकबर ने। किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया था। आगे पूछिए जहांगीर महल, जहांगीर महल क्या बोले हैं? जहांगीर महल कहाँ है? तो आगरा में। जहांगीर महल कहाँ है? तो आगरा में। किसने बनवाया? तो अकबर ने ही बनवाया था। आगे पूछेंगे दीवान खास, दीवाने खास, दीवाने खास, दीवाने खास को किसने बनवाया? तो दीवाने खास क्या? तो फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी है दीवाने क्या बोले हैं? दीवाने खास जो हैं, दीवाने खास जो हैं फतेहपुर सिकरी में। किसने बनवाया था? अकबर ने। क्या तो जहांगीरी महल, जहांगीरी महल भी फतेहपुर सिकरी में किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। पंचमहल जिसे हवा महल कहा जाता है, पंचमहल जिसे हवा महल कहा जाता है, किसने बनवाया? तो अकबर ने। कहा? तो फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी में। तुर्की सुल्तान का महल, तुर्की सुल्तान का महल किसने बनवाया? तो अकबर ने। कहा? तो फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है मरियम महल, मरियम महल कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में है, फतेहपुर सिकरी में। और कहा किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया है। जामा मस्जिद कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी में। किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया है। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में। किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया, अकबर ने बनवाया। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा कि अकबर ने क्या क्या बनवाया है। अकबर, ये अकबर द्वितीय है, लेकिन अकबर द्वारा अकबर ने क्या क्या बनवाया है, बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और जो भी होगा आगरा या फतेहपुर सिकरी में, तो देखिएगा आगरा का किला आगरा में है, आगरा का किला आगरा में है, जहांगीर महल आगरा में है, अकबरी महल आगरा में है। ये तीनों जो हैं आगरा में। लेकिन देखिएगा दीवाने खास, जहांगीरी महल, जहांगीरी महल, इसके अलावा हैं दीवाने आम, पंच महल जिसे हवा महल भी कहा जाते हैं, तुर्की सुल्तान, मियामी महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, ये सभी किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया। कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या है? तो अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा किसने कहाँ है? तो सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में। कहाँ? तो सिकंदरा में। लेकिन पूछेंगे किसने बनवाया है? अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया है, जहांगीर ने बनवाया है।
कि आगे देखिएगा जहांगीर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा कहाँ है तो लाहौर में, जहांगीर का मकबरा कहाँ है तो लाहौर में है। और किसने बनवाया तो नूरजहाँ ने बनवाया था, नूरजहाँ ने बनवाया था। दीवाने आम कहाँ है तो आगरा में, दीवाने आम कहाँ है तो आगरा में, किसने बनवाया तो शाहजहाँ ने, शाहजहाँ ने बनवाया था। आगे है मच्छी भवन आगरा में है, शाहजहाँ ने बनवाया था। शीशा महल, शीशा महल आगरा में है, शाहजहाँ ने बनवाया था। खास महल आगरा में है, शाहजहाँ ने बनवाया था। नागिन मस्जिद आगरा में है, शाहजहाँ ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा में है, शाहजहाँ ने बनवाया था। जामी मस्जिद आगरा में शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहानाबाद दिल्ली में है, आज शाहजहाँ ने बनवाया था। लाल किला दिल्ली में शाहजहाँ ने बनवाया था। दीवान आम दिल्ली में शाहजहाँ ने बनवाया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26, क्या है तो 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है तो देखिएगा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है, नहीं 1 बार की थी। कितनी तो 1 बार, सिर्फ बेलगांव अधिवेशन में। आगे क्या तो बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1 बार हुआ है, बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1 बार नहीं 2 बार हुआ। कितने तो 2 बार। एक हुआ है बांकीपुर अधिवेशन वर्ष 1912 में, और दूसरा हुआ है गया अधिवेशन वर्ष 1922 में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थे, ये भी गलत है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थे एनी बेसेंट थे। कौन थे? एनी बेसेंट थे। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। ये सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम राजदूत, प्रथम क्या तो मजदूर संगठन था? कौन प्रथम मजदूर संगठन था? तो क्वेश्चन नंबर 27 जो होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे मिल हाइड एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 28 देखिएगा, एक मिनट हाँ। चार्टर एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एवं एकाधिकार को चाय व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया है, ये सही है क्या? ये सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकारियों के लिए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया है, ये भी सही है। भारत का ये गलत है। तो देखिएगा 1813 का जो था चार्टर एक्ट से संबंधित है, भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार चीन के साथ छोड़कर समाप्त कर दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, ऑप्शन नंबर 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहें तो निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 29 का जो होगा देखिएगा क्या है, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1960 में, ये भी सही है। समाचार पत्र अधिनियम 1960 में आया, ये भी सही है, ये भी सही है। राजद्रोही राज्यसभा के रोकनों के अधिनियम 1960 में आया, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर होगा जो 29, एक मिनट देखिएगा 29 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सही नहीं है? ये दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31, क्या है तो अग्रलिखित में किसे जीवी नार्लिंग के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है, अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो याद रखिएगा ज्योतिष को, किसे तो ज्योतिष को, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक उपयुक्त उपकरण है? तो 31 का जो होगा भारत तथा रूस का, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा थॉमस किल्डफोल्ड अल्बर्ट किसके आविष्कार से संबंधित है, किसके आविष्कार से संबंधित है? तो 32 का जो होगा
क्लिनिक तापमापी, क्लिनिक तापमापी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, निम्नलिखित में किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? निम्नलिखित में किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 33 का जो होगा, 33 का जो होगा बल तथा भार, बल तथा भार, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, क्या तो संजक बल कहते हैं, संजक बल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या बोले हैं? किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो बल और भार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? क्या सही है CO2 के बारे में? यह एक रैखिक विद्युत संयोजी अणु है, ये गलत है। यह जल, एथेनॉल एवं एसोसिएशन में घुलनशील है, ये भी गलत है। CO2 के ठोस रूप को सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है, ये सही, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? 36 का जो होगा चतुष्क परमाणु के, चतुष्क परमाणु, ऑप्शन नंबर सी है। आगे क्या तो ग्रेफीन होता है, ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 क्या तो द्रव में ठोस का विलयन का उदाहरण है, द्रव में ठोस का विलयन का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, पारों में लैंड का विलयन, पारों में लैंड का विलयन, ऑप्शन नंबर ए होगा। द्रवों में ठोस का विलयन है तो पारों में लैंड का विलयन। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? तो देखिएगा, निम्न में कौन सा फसली पौधे के लिए उपयुक्त पोषक तत्व है? उपयुक्त पोषक तत्व है तो 39 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी है। कौन है? क्या तो आयरन है, क्या तो आयरन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या है तो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? तो देखिएगा, निम्न में कौन शरीर कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? निम्नलिखित में कौन ऊंचाई के साथ घटता या बढ़ता है? तो 40 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, सेल्यूलोज व्युत्पन्न बहुलक के कौन से वर्ग से संबंधित है? कौन से वर्ग से संबंधित है? 41 का जो होगा अर्ध संश्लेषित बहुलक है, अर्ध संश्लेषित बहुलक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42, एंटीहिस्टामाइन, एंटीहिस्टामाइन निम्नलिखित में से किसका प्रति अम्ल है? किसका प्रति अम्ल है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 का जो होगा ए होगा, सिमेटिडिन, सिमेटिडिन, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए होगा, 42 का ए। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंधित मुख्य संरचनाएं होते हैं, मुख्य संरचनाएं होती हैं। 43 का जो होगा वायु कोश है, वायु कोश है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट तथा दूसरी के एक्सोन के मध्य संयोजन को कहते हैं, संयोजन को कहते हैं। तो 43 का जो होगा 44 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सिन पैसे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा क्या है? तो एड्रीनेलिन एवं एंडरडिनेलिन की क्रिया विधि है किससे संबंधित है? तो 45 का जो होगा एक दूसरे के विपरीत काम करता है, एक दूसरे के विपरीत काम करता है। एड्रीनेलिन एवं नॉरएड्रेनालिन की क्रिया विधि एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 क्या? तो केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाले कोशिका द्रव विभाजक कहलाता है क्या? क्या कहलाता है?
तो याद रखिएगा 46 का जो होगा साइटोकाइनेसिस ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, हवा के परागण को निम्न में से क्या कहा जाता है? हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा एनिमोफिली कहते हैं, एमिनोफिली कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है तो 48 क्या है तो देख लीजिएगा, 1 मिनट। मशहूर उपन्यास ए हाउस फॉर सिस्टम विश्वास के लेखक कौन है? विश्वास के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा 48 का जो होगा B.S. न्यायपाल है, B.S. न्यायपाल है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, निम्नलिखित की कौन सी संरचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? कौन सी संरचना जो फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? तब विदिया है, विदिशिया है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, गोपाल नारायण सिंह पुस्तकालय कहाँ है? गोपाल नारायण सिंह पुस्तकालय कहाँ है? तो याद रखिएगा भरतपुर में है। गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ है? तो भरतपुर में, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिएगा मानव शरीर से संबंधित कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं, बस आप उसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या होगा तो मानव शरीर से संबंधित देखिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। देखिएगा आप जानते होंगे मनुष्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री। लेकिन फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या अर्थात हड्डियों की संख्या कितना होते हैं? तो 206 होते हैं, 206। खोपड़ियों की संख्या कितने हैं? खोपड़ियों की संख्या 28 खोपड़ियों की संख्या 28। केशु रोकाओं की संख्या कितना है? तो 33 है, कितना है? तो 33 है। पसलियों की संख्या 24 है, मनुष्य में पसलियों की संख्या 24 है। गर्दन में केशुकाएं जो है कितना है? तो 7 है, कितने? तो 7 है। आप इस ध्यान से, लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितना होता है? 120 दिन होता है। लाल रक्त खून की जो कणिकाएं तो उसका आयु कितना 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या हुई? 1 से 3 दिन होता है, 1 से 3 दिन। शोषण गति जो है 16 बार प्रति मिनट होता है। शोषण गति मनुष्य को प्रति मिनट कितना होता है? तो 16 बार होता है, कितना? तो 16 बार होता है। हृदय गति 72 बार प्रति मिनट होता है। दंत सूत्र का अनुपात जो होता है, दंत सूत्र का अनुपात जो है 2:1:3 यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा बताएं मानव रक्त का दाब कितना होता है? 120/80, 120/80। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है मनुष्य में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़े अर्थात 46 होते हैं। मस्तिष्क का भार जो होता है 350 से 1400 ग्राम होता है। महिलाओं के मस्तिष्क का भार 1350 होता है। जीन की संख्या 97 अरब है। मनुष्य में जीन की संख्या होता है 97 अरब होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितने? तो 22। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके जो अलावा है शरीर में तत्वों की कुल संख्या 24 है। चेहरे में अस्थियों की संख्या जो है 14 है, कितना? तो 14 है। छोटी आंत की लंबाई 22 फीट है, 22 फीट है। छोटी आंत की लंबाई 22 फीट है। इसके अलावा है पंजे की अस्थियां 5 होती है, यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा मनुष्य के शरीर में जो खून होता है 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर होता है, आप जानते ही होंगे। आगे देखिएगा, इसी से संबंधित देखिएगा अब इसे हम बताते हैं जो मौर्य वंश से संबंधित स्मरणीय तथ्य हैं। बस आप इसे ध्यान से सुनते रहिएगा। क्या है?
हम पूरा मौर्य वंश नहीं बता रहे हैं, जो इसमें दिया है हम वही बता रहे हैं जो महत्वपूर्ण बातें होंगी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किस वंश को मारकर या किसे मारकर? तो नंद वंश को हराकर या मारकर जो है चंद्रगुप्त जो था मौर्य वंश की स्थापना की। और किसे मारा है? तो घनानंद को। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जबकि नंद वंश के संस्थापक जो हैं महापद्म नंद हैं। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या? तो सेंट्रोकोटस कहा है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रीसल शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रीसल शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिएगा, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, लेकिन चाणक्य का जो अन्य नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, अंशु, अजय, दिवाकर, इसी को ही कहा जाता है। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक राजनैतिक पर आधारित है। किस पर है? तो राजनैतिक पर आधारित है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया और सेल्यूकस निकेटर की बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य विवाह कर ली। और सेल्यूकस निकेटर के ही एक राजदूत मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गए थे। देखिएगा, सेल्यूकस निकेटर एक राजदूत था जो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया है। आगे देखिएगा, क्या? तो इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन इसने भद्रबाहु जैन धर्म की दीक्षा ली थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुए। और बिंदुसार के 100 बेटे माने जाते। कितने? तो 100 बेटे। एक है अम्भी, एक है सुशील और एक है अशोक, जो 3 नाम पूर्ण दिए हैं। उसमें से सबसे बड़े बेटे का नाम सुसीम था और सबसे छोटे लड़के का नाम अशोक था, जो बिंदुसार उसे मानते नहीं थे। लेकिन देखिएगा, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। इसे जैन धर्म का सिहसेन कहा गया है। बिंदुसार को जैन धर्म का सिहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। 16 राज्यों का विजेता बताया। किसी ने? तारानाथ ने। देखिएगा, आगे हैं, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुए हैं, जो तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाया एवं कुचला था। 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। अपने राजाभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, सेट नंबर हम 27 पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।